नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का वीडियो हम लोग फ्राइडे को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मैं सैटरडे को गुजरात जा रहा हूं और मकर संक्रांति आ रही है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं गुजरात जा रहा हूं। तो आप लोगों को सबको हैप्पी मकर संक्रांति। अब मैं तो पतंग उड़ाता ही हूँ, बट आप लोग उड़ाते हो या नहीं उड़ाते वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड तो मैंने सोचा कि मैं सैटरडे को ट्रैवल करता रहूँगा तो मैं फ्राइडे को ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊँगा और आप लोग भी ये संडे देख लोगे। अभी देखो, आज के वीडियो में है ना, हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, अदर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक ऐसा सेक्टर है ना जिसने अभी बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट दिया है और ये सेक्टर के ऊपर मैं 6-7 महीने से बुलिश था। बट ये सेक्टर ने एक वापस से एक अच्छी पैटर्न, मतलब जिसे हम लोग एन पैटर्न बोलते हैं, जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है ना, वो पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। और इसके अंदर के स्टॉक्स ने भी, बहुत सारे स्टॉक्स में एन पैटर्न हमको देखने मिल रहा है, तो वो सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जो ऑलमोस्ट 16-17 साल के बाद ब्रेकआउट किया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी हम लोग ने देखा लास्ट वीक में मार्केट में, मुझे तो ऐसे लगा कि मार्केट ने पूरी पिक्चर ही पलट दी, मार्केट ने पूरा गेम ही पलट दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड इन अ मार्केट, बट मार्केट तो मार्केट होता है, आप कोई भी एक्सपेक्टेशन आप कुछ भी रखो, बट मार्केट को जो करना है वही करेगा। और ये टाइम मार्केट को बचाया है रिलायंस ने। रिलायंस ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 5% ऊपर गया और उसके कारण हम लोग ने देखा कि निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक रैली लिया। ऑलमोस्ट निफ्टी आप बोल सकते हो कि ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर आया और ब्रेकआउट करने के बाद क्लोज हुआ है। तो ऐसा होते रहता है, बट एज अ ट्रेडर या फिर एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आप लोगों को मार्केट के साथ आपका व्यू बदलना पड़ता है। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मैं मार्केट में ज़्यादा बुलिश नहीं हूं, बट जो लास्ट वीक में जो मार्केट में माहौल था ना, उससे बेटर माहौल में अभी हम लोग है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है और कौन से सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट फ्रेम है और हम लोग ने देखा कि लास्ट 2 महीने में मार्केट ने अच्छी रैली ली थी। ये महीने में मार्केट की शुरुआत तो खराब हुई थी, बट एज ऑफ नाउ मार्केट फिलहाल अच्छा हो रहा है। और अभी ये महीने का अभी तक का तो जो चार्ट पैटर्न है या जो भी कैंडलस्टिक है वो ठीक है, बट मंथली में हमारे लिए बोलना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी रैली ली, यहाँ पे एक अच्छा गैप अप हुआ था और फिलहाल मार्केट एक ब्रेक लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली मार्केट में एक ऊपर का मूवमेंट आ चुका है। अभी देखो डेली चार्ट में ना हम लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस था जो कंटिन्यूसली मार्केट को एक बीच में अटका रहा था, और अगर आप डाउन साइड का सपोर्ट बोलोगे ना तो मार्केट में ये सपोर्ट था जो ऑलमोस्ट 21,500 के आसपास था। अभी आप देखो यहाँ पे मैं कंसर्न किस चीज़ को लेकर था कि मार्केट ये रेंज में घूम रहा था, बट अगर आप ये रेंज के अंदर देखोगे ना तो रेड कैंडल, मतलब जो बेरिश कैंडल है ना, वो ज़्यादा थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक टाइम के लिए गिर जाएगा। और आप यहाँ पे देखो भी 10 जनवरी का जो कैंडल है ना, वो ऑलमोस्ट जब मार्केट शुरू था तब तो ख़राब था, क्लोज होते होते अच्छा हो गया और फिर हम लोग ने देखा कि वही दिन से मेरे ख्याल से रिलायंस ने अच्छा मूव करना शुरू किया और मार्केट अभी ऊपर आ गया है। देखो, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है ना, हैवी वेटेज स्टॉक, जो मार्केट को मतलब चेंज कर सकता है डायरेक्शन, और ये वीक में उसने ही किया है ये। एज ऑफ नाउ तो हमारा मार्केट पॉजिटिव लग रहा है और वापस से मार्केट अगर 21,490 ब्रेक करेगा तो मार्केट ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज़ अभी तक मार्केट फ़िलहाल ठीक लग रहा है। और अगर आप सिर्फ छोटा टारगेट देखने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को जो ये रेंज है मार्केट की, वो रेंज को हमें कैलकुलेट करना है और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है, जो हमारी नॉर्मल मेथड है। तो 22,100 तक का एक अपसाइड में टारगेट दिख रहा है और डाउन साइड में अगर 21,500 ब्रेक होता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि मार्केट जो ख़राब हम सोच रहे थे वो ख़राब ही है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं। मैं पहले ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ जो मैंने पहले से किया था। अभी आप बैंक निफ्टी में भी देखो सेम हुआ है। लास्ट 2 महीने से मार्केट अच्छा था, ये महीने में मार्केट की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है। निफ्टी बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। अभी रिसेंटली आज ही की बात है, फ्राइडे को क्या हुआ, अचानक से पीएसयू बैंक भी चलने लगे और थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक भी चलने लगे, तो बैंकिंग में भी एक सपोर्ट मिल गया। तो अभी ये मंथली चार्ट तो ठीक है,
अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो आप भी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे से रिजेक्ट कर रहा है, पर ऊपर एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिलेगी। बैंक निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस उसका अभी का ऑल टाइम हाई है, और अगर आप ये रेजिस्टेंस को इग्नोर करके यहाँ पे देखते हो, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था बट ये ब्रेकआउट कंटिन्यू नहीं हुआ था, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में 48,350। अगर हम लोग 48,350 ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और बैंक निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो मेरे लिए बन रहा है 47,000। तो बैंक निफ्टी में भी ये रेंज बना है, बट अगर 47,000 ब्रेक हो जाएगा तो अगेन आप ये रेंज कैलकुलेट करके डाउन साइड में ऐड कर देना, और अगर अप साइड में हम लोग ब्रेक कर देंगे तो ये रेंज कैलकुलेट करके अप साइड में जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे लार्ज कैप स्टॉक जो हमारे भगवान है, उन्होंने फिलहाल बचा लिया है बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, स्पेशली निफ्टी को। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो पीएसयू स्टॉक की वजह से आज हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने मिली। अभी देखो, अगर हम लोग सेक्टर की बात करते हैं ना, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो लास्ट वीक में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस आया है वो हमारा एफएमसीजी सेक्टर था, फाइनेंशियल सर्विस और मीडिया सेक्टर था। और अगर हमने आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और ऑटो सेक्टर, ये सब लोग ने परफॉर्म किया है। और आईटी सेक्टर के अंदर मैं बहुत टाइम से, मतलब 6-7 महीने से बुलिश भी था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आईटी सेक्टर अभी रेडी हो रहा है चलने के लिए। बट अभी ये वीक में एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है आईटी में, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो। तो अभी देखो यहाँ पे तो सारे सेक्टर ठीक है, और मार्केट ओवरऑल अभी फिलहाल मुझे ऐसा मार्केट में डर तो नहीं लग रहा है जो 1-2 हफ्ते से लग रहा था। अभी थोड़ा मार्केट को लेकर मैं कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज आज की क्लोजिंग भी ठीक ही आई है। और अगर आप लोग एफआईएस की बात करोगे ना, तो लास्ट वीक में एफआईएस लोगों ने कुछ खास बाइंग नहीं की है, छोटे मोटे नंबर से सेलिंग ही किया है। अभी मैं फ्राइडे को ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:48 के आसपास, तो अब तक फ्राइडे के दिन का डेटा नहीं आया है, बट अभी तक जितने भी डेटा मैंने देखे उसमें थोड़ा बहुत नंबर सेलिंग ही था, और वो छोटे नंबर थे। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो 102.50 के आसपास चल रहा है। अगेन 100.80 के यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट है। इंडिया विक्स की बात करूँ तो ये वीक में 13.10 के आसपास क्लोज हुआ है। लास्ट वीक से थोड़ा बड़ा है, बट जब तक ये 15-17 के नीचे है ना, तब तक, मतलब मोस्टली मैं तो ज़्यादातर 18 के ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, तब तक ठीक है। अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूँ तो वो 82-87 के पास ट्रेड कर रहा है। ये भी थोड़ा नीचे आया है, एक अच्छी बात है, बट ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा नीचे आया है। तो ये तो मैंने आप लोगों को सारी मार्केट की आउटलुक के बारे में बता दिया। अभी मैं आज हमारे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने के लिए मैं आज आप लोगों के पास यहाँ पे आया हूँ। तो देखो, पहले तो मैं आप लोगों को है ना एक सेक्टर बता देता हूँ, जो सेक्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त अभी ये वीक में ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, बट इसे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बोल सकते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो ये निफ्टी आईटी का सेक्टर है, और यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, निफ्टी आईटी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे मारा था 39,447 के आसपास। उसके बाद निफ्टी आईटी कंटिन्यूसली गिरा, और आप यहाँ पे ये गैप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा गैप था ये आईटी इंडेक्स में, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, मतलब अभी भी कुछ दिनों से या हफ्तों से बोल रहा हूँ कि अगर वीकली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक या इंडेक्स गैप अप होकर ऊपर जाता है ना, तो वो हमारा मतलब मेजर सपोर्ट के तरीके से काम करेगा फ्यूचर में। उसी तरीके से ये इंडेक्स में गैप डाउन हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में, तो वो जो गैप है हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरीके से इन फ्यूचर काम करता था, और यहाँ पे उसने किया भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये टाइम पे, मतलब अप्रैल के सेकेंड वीक के टाइम पे इन्फोसिस का ख़राब रिजल्ट आया था, और उस वजह से इसमें बड़ा गैप डाउन हुआ था। कुछ फ्राइडे को इन्फोसिस का इवनिंग में रिजल्ट आया था, और मंडे फिर गैप डाउन हुआ था पूरा सेक्टर। तो उस कारण जो पैनिक मार्केट में शुरू हुआ था, उसके बाद रिसेशन और ये सारी चीज़ें चली रही थी यूएस की, तो हमारा आईटी इंडेक्स गिरने के बाद आप यहाँ पे देखो, मई 2022 से अगर मैं बात करूँ अगस्त 2023 तक, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा के टाइम के लिए ये जो सेक्टर है वो कंसोलिडेट कर रहा था डाउन साइड में। उसके बाद उसने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद उसके गैप को रेजिस्टेंस फेस करके वापस से ये सेक्टर नीचे आया। वापस से इसने सेकेंड अटेम्प्ट किया, और अभी फाइनली यहाँ पे रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले ही इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब जनरली क्या होता है ना,
जो पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बार हम लोग ने अटेम्प्ट किया था, सेकेंड टाइम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम ब्रेक कर देते हैं। बट जब ये ब्रेकआउट होता है ना, पूरे गांव का ध्यान इसमें रहता है, तो बहुत सारे लोग एंटर हुए रह गए। वापस से इसने 3 हफ्ता कंसोलिडेट करके अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को, जो अभी सपोर्ट लेवल बना है, उसको रीटेस्ट किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वीक में ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है, इसने ये एक एन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एक एन तरीके से आपको दिखेगा। और अभी ये वीकली कैंडल क्लोज हो गया है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया है। और इसका जो लेवल है वो ये लेवल से इसका हम लोग मान सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है 36,116 पे। और मैंने आप लोगों को आईटी इंडेक्स के बारे में, मैं ये चैनल पे बहुत बार आप लोगों को बोला है कि आईटी इंडेक्स का एक नेक्स्ट टारगेट है 36,800, जिसके पास अभी हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं। और इसका नेक्स्ट जो मतलब अपसाइड लेवल बनता है वो बनता है 39,446। तो देखो, इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करते हो तो अच्छे ट्रेड्स आप निकाल सकते हो और अच्छे सेक्टर में आप एक प्ले कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी यहाँ पे फिर से ये सेक्टर वापस से ये बहुत ही अच्छा एक अच्छे मोमेंटम में आया है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो इसके स्टॉक देखते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। अभी हम लोग सारे स्टॉक्स के वीकली चार्ट ही देखेंगे। तो देखो, आप यहाँ पे इन्फोसिस देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको एन पैटर्न दिखेगा, करेक्ट। अभी आप कोफोज देखते हो, अभी कोफोज में ब्यूटी क्या है, मुझे ज़्यादा कोफोज बेटर लग रहा है एज ऑफ नाउ। क्योंकि कोफोज में देखो, एक तो इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करके एन पैटर्न बनाया है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, कि एक तो इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, ऊपर से वहाँ पे ऊपर की साइड कंसोलिडेट करके एन पैटर्न भी ब्रेकआउट कर दिया। तो ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा है। दूसरा मेरा जो फेवरेट है टेक महिंद्रा, उसमें भी एन पैटर्न अभी तक हुआ नहीं है, पर हो सकता है। अगर आप LTMI देखोगे तो वो मुझे ओके ओके लग रहा है। अगर आप TCS देखोगे तो इसमें भी एन पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी एम्फासिस देखोगे, इसमें भी अभी तो हुआ ही नहीं है। अगर आप विप्रो देखोगे तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, बट विप्रो के बारे में मैंने आप लोगों को एक गोल्डन रेशियो के लॉजिक से समझाया था। अगर आप HCL टेक देखोगे तो इसमें एन पैटर्न अगेन जैसा कोफोज में हुआ है ना, वैसा सेम HCL टेक में हुआ है, बट थोड़ा अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है। अगर आप परसिस्टेंट देखोगे, उसमें भी कुछ नहीं है, और LTTS में भी कुछ खास नहीं है। तो पूरे IT के स्टॉक्स में से मुझे सबसे ज़्यादा, अगर आप पूछो, इन्फोसिस तो मुझे ठीक ठीक लग रहा है, पर मुझे कोफोज और जो हमारा ये HCL टेक, वो मुझे बेटर लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा मुझे कोफोज पसंद आ रहा है। तो अभी मैंने आज वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सेक्टर बताया है जिसमें एन पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके सारे स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आप लोगों का इतने अच्छे सेक्टर पे ध्यान होना चाहिए, और ये अच्छी रैली को आप लोग मिस नहीं करने चाहिए। अभी जो भी अपसाइड का कैलकुलेशन है, जो भी रिस्क है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोटेंशियल है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये है वो सेक्टर जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक साथ शादी करते हैं ना, तो हमारे गुजराती में उसको समूह लगन बोलते हैं, वैसे मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पूरे समूह में एन पैटर्न का फॉर्मेशन बना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दीजिए, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अभी आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है, मतलब ये तो पूरा सेक्टर और स्टॉक्स बता दिए, बट आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को है ना सेकेंड वीक ऑफ सितंबर वाले वीडियो में चेन्नई पेट्रो करके एक स्टॉक शेयर किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि 16 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें थी, और वो स्टॉक 470 के आसपास था, और ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद अभी वो स्टॉक 850 के आसपास आ गया है। तो आप अगर रेंज कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसका अपसाइड का रेंज जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो आ गया है। तो ऑलमोस्ट 80% ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4-5 महीने में इसने रनअप लिया है। तो ये पावर होता है बहुत साल के ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स के अंदर। तो आज का जो स्टॉक है उसका नाम है MRPL, और इसमें भी आप लोग जो देख रहे हो ना, आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने 2007 में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया था ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ पे। फर्स्ट अटैम्प्ट इसका हुआ वापस से अक्टूबर 2017 में, फिर से ये स्टॉक नीचे आ गया 23 रुपीज़ पे, फिर थोड़ा ऊपर आया, और फिर नीचे आने के बाद अभी इसने यहाँ पे 24 में ब्रेकआउट किया है।
तो ऑलमोस्ट 17-16 साल के बाद अगर मैं ये महीना काउंट करूँ 24 का तो 17 हो जाएगा, बट अगर मैं एक महीने को हटा दूँ तो 16 साल के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और अभी तो आप मंथली चार्ट देख रहे हो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है बट समझाने के लिए, बिकॉज उसका जो ब्रेकआउट है वो बहुत पीछे है, फिर दिखता नहीं था। तो अभी हम लोग वीकली चार्ट में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो आप यहाँ पे इसका जो कैंडल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे ना तो वो भी डिसेंट हुआ है। अगर मैं ये वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करूँगा तो कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं वहाँ पे प्राइस भी अप्रिशिएट हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 149 के आसपास हुआ है और अभी ये 159 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग ये स्टॉक में ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को इसका अपसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप लोग यहाँ पे इसकी रेंज कैलकुलेशन कर सकते हो। रेंज कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे अपसाइड लगा दो तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि ये ऊपर में 275 तक जा सकता है, जो इसकी रेंज बनती है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रेंज कैलकुलेशन मेथड से कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये स्टॉक पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट एक बात अपने ध्यान में ये भी ज़रूर रखिए कि हम लोग वीकली मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो कभी कभी ये स्टॉक को ऊपर जाने के लिए या फिर अपने मेन लेवल तक पहुंचने के लिए 6 महीने से 1 साल लग जाता है। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो स्टॉक लेने के बाद दूसरे दिन नहीं चलता है तो इम्पेशंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, और मेरा एक ध्यान में स्टॉक है विच इज़ बालकृष्णा। अभी ये मेरे वॉच लिस्ट में है, अभी इसमें मैं सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसमें भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप लोग भी ध्यान में रख सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना है इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए ना, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैं 2011 से एंजल वन में एज अ सब ब्रोकर हूँ और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ कोई भी एफिलेट लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है। और आप हमारे पास अकाउंट ओपन करोगे तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकरेज ही रहेगी, जो नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकिंग अभी चल रहा है वो। बट आप लोगों को सिर्फ एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप लोगों को बैक ऑफिस रिलेटेड जो भी हेल्प रहेगी यहाँ पे हमारे ऑफिस में आप कॉल करके सारा आपका काम करवा सकते हो। बट येस, ट्रेड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैंने एक नया चैनल बनाया है जहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स को अपलोड करता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये चैनल को हम हमारे काम के लिए रखते हैं और वो चैनल में मैं हमारे जो भी व्लॉग्स होते हैं वो मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉगिंग वाला चैनल फॉलो करना है या उसे सब्सक्राइब करना है तो उसे भी ज़रूर करिए। और कल, मतलब आज आप लोग संडे ये वीडियो देख रहे हो, सैटरडे को हमारा एक पॉडकास्ट हमने अभी लाइव किया है प्रशांत शाह जी के साथ, जिसमें उन्होंने पॉइंट एंड फिगर वाली चार्टिंग मेथड सिखाई है। और अगर आप लोगों को मेरा चार्टिंग बहुत ही सिंपल और इजी लगता है तो बिलीव में मेरे को उनका बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सिखाई ना जो मुझे भी ऐसा सोच में डाल दिया है कि क्या मुझे पॉइंट एंड फिगर सीखना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला था और बहुत ही अच्छा था, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो बस मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।